जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल PSS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि अब जैसे कि आप लोग जानते भी, पिछली क्लास में हम आपको ब्लड से संबंधित रुधिर वेसल्स मतलब कि रुधिर वाहिनियों से संबंधित कुछ बता रहे थे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, इसीलिए क्लास को बंद करनी पड़ी। उसी क्लास का आज हम आपको अपलोडेड वीडियो दे रहे हैं और आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम अगली वाली वीडियो में उसका जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट को नहीं करना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो होता है बहुत ही लेंदी हो जाता है और लंबा भी हो जाता है, और इसको हमको अच्छे से समझाना भी रहता है ना। ठीक है, जैसे कि आप देख पर यहाँ पर रुधिर वाहिनी ब्लड वेसल्स, इसको यहाँ पर नहीं, हम इसको ब्लैंक पेज पर समझेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से। वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैंक पेज आ जाए, ठीक है, यहीं पर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रुधिर वाहिनी क्या होती है। ठीक है, क्या बच्चा बात करेंगे हम रुधिर वाहिनी। ठीक है, रुधिर वाहिनी की बात जब आएगी तो रुधिर वाहिनी जब इसकी बात आती है तो कहीं ना कहीं वाहिनी 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 मतलब होता है कि ले जाने वाला। अब लेकर जाएगा क्या, समस्या ये आती है ना, कि लेकर जाएगा क्या, तो लेकर जाएगा क्या बच्चों, रुधिर। तो इस रुधिर वाहिनी को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई कि हम रुधिर वाहिनी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, यह रुधिर का संवहन करता है। जो रुधिर वाहिनी होती है यह रुधिर का संवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रुधिर का संवहन। ठीक है बच्चों, रुधिर का संवहन करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और अशुद्ध रुधिर को ले आती है। इतनी सी बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको हम बताए थे कि ये टॉपिक चल रहा है परिवहन वाला। अब इसमें संवहन हो रहा है, तो हो किसका रहा है, तो रुधिर का संवहन हो रहा है ना। तो रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और यहीं से आपका रुधिर वापस आएगा। ठीक है, उसके लिए सोचो कि क्या ले जाने वाला और ले आने वाला ये दोनों एक ही होंगे कि अलग अलग होंगे। तो प्रश्न ये उठता है, तो आप लोगों को बता दें कि ये दोनों के दोनों जो होते हैं अलग अलग होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं। हम मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियों में हम क्या पढ़ेंगे, तो रुधिर वाहिनियों का काम क्या होता है, रुधिर का संवहन करना। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या मुख्य रूप से, तो याद रखना इसमें हम मुख्य रूप से 3 चीज पढ़ते हैं। क्या क्या, तो 3 चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम रुधिर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे धमनी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे धमनी, और दूसरा पढ़ेंगे शिरा। दूसरा पढ़ेंगे हम बच्चों शिरा पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, तीसरा पढ़ेंगे केशिका। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम केशिका। तो वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर केशिका लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोगों को लगा होगा कि कोशिका है। नहीं, एक्चुअल में कोशिका दूसरी है, केशिका दूसरा है। कोशिका क्या होती है, जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात हमारी जो बॉडी बनी होती है पूरी की पूरी बॉडी कोशिका से बनी होती है। जो आप क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये फर्स्ट चैप्टर होता है। उस चैप्टर में आपको कोशिका के बारे में डीपली पढ़ाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आपका केशिका है, केशिका आपका जो होता है ना रुधिर वाहिनियों का एक भाग होता है, इसलिए यहाँ पर है केशिका। अब इसको हम इंग्लिश में इसको हम लिख देते हैं, तब आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर धमनी को हम आर्टरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आर्टरी के नाम से, आर्टरी के नाम से हम धमनी को जानते हैं। शिरा को हम वेन के नाम से जानते हैं, VEIN, वेन के नाम से जानते हैं। केशिका को हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, कैपिलरीज। ठीक है बच्चों लोग, कैपिलरी के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके जी, कैपिलरीज। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, धमनी और शिरा को, इन दोनों को पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में निपटाएंगे हम केशिका को। ठीक है बच्चों लोग, हम केशिका को लास्ट में निपटाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और यह टॉपिक आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। धमनी और शिरा वाला टॉपिक आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आप लोग अंतर बताइए, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, मुख्य डिफरेंस क्या होता है धमनी और शिरा के बीच में। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है बच्चों लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो धमनी होती है बच्चों, इसका कार्य क्या होता है, यहाँ जो भी रुधिर निकलता है, आपके शरीर में रुधिर बहता है, ब्लड बहता है ना,
कि मतलब कि हमारे शरीर में रुधिर हमेशा बहता रहता है, कहीं पर कट जाए, छिल जाए, गिर जाए तो तुरंत रुधिर बहने लगता है, थोड़ा सा चोट आ जाए तब भी रुधिर बहने लगता है, कहीं पर घाव लग जाए फिर भी रुधिर बहने लगता है। कहने का मतलब है कि रुधिर आपके हमेशा बहते रहता है, एक जगह पर स्थापित नहीं होता, रुकता नहीं है कहीं पर। तो उनको ले जाने वाला काम धमनी और सिरा दोनों काम करते हैं ना। तो हृदय से मुख्य रूप से याद रखना कि ये जो धमनी होती है बच्चों, इस धमनी में आपका पाया जाता है शुद्ध रुधिर। क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। तो शुद्ध रुधिर बोलोगे सर जी शुद्ध रुधिर होता कैसे है, हम पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों याद रखना, इस शुद्ध रुधिर में मिला होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इस शुद्ध रुधिर में आपका ऑक्सीजन मिला रहता है। अब दूसरा जो सिरा वाला भाग होता है, सिरा वाले भाग में बच्चों याद रखना, इसमें बहता है आपका अशुद्ध रुधिर, है ना। क्या बहता है इसमें? अशुद्ध रुधिर बहता है। ये जो अशुद्ध रुधिर होता है इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसका भी आपका जो होता है, इसमें होता है आपका CO2, मुख्य रूप से CO2 युक्त रुधिर इसमें बहता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, हमारी जो धमनी होती है, ये जो धमनी होता है ये काम क्या करते हैं? तो यह हृदय से क्या बोलती है? हृदय से, हमारे हार्ट से रक्त को ले जाएगी कहाँ पर? शरीर में। ठीक है, पूरे शरीर की बात करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है। अब सिरा की बात आती है, तो सिरा याद रखना, यह धमनी तो लेकर जा रही है, लेकिन सिरा क्या करेगी? वहां से निचोड़ कर लेकर आएगी फिर से हृदय में। ठीक है बच्चों, क्या बोले हम? हृदय पूरे शरीर में लेकर जा रहा, पहुंचा तो दिया पूरे शरीर में, अगर वहां से वापस न लाया जाए तो हमारे शरीर का पूरा रक्त खत्म हो जाएगा। तो सिरा क्या करती है? पूरे शरीर से रक्त को पकड़ेगी, खींचकर अपने रक्त वाहिनियों में भरेगी और वहां से लेकर के छोड़ दी कहाँ पर? हृदय में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? शरीर से, पूरे शरीर से रक्त को लेकर आएगी कहाँ पर? हृदय में। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, कि पूरे शरीर से रक्त लेकर आती है कहाँ पर? हृदय में लेकर आएगी। बात क्लियर हुई? अब उसके बाद बात आती है कि यह जो हमारी धमनी होती है बच्चों, जो धमनी होती है और सिरा होता है, इसके जो दीवारें होती हैं, है ना, इसकी ना कोई वाल होगा, चाहे जाहिर सी बात है जो पाइप आप देखते हो, चाहे जल का पंप हो, चाहे नाली वाला हो, नाली में जो पानी बहता है उसकी कोई ना कोई जो दीवार होती होगी। तो जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं, मान लीजिए रुधिर की धमनी की दीवार है, तो जो धमनी की दीवार होती है बच्चों, इसकी दीवारें होती है मोटी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर धमनी की दीवार। धमनी की दीवार, धमनी की दीवार जो होती है बच्चों, ये होती है मोटी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। अब रीजन क्यों मोटी होती है, इसका भी रीजन बताएंगे। धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, तो धमनी की दीवार मोटी होती है, तो सिरा की दीवार कैसी रहेगी? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर समझ में आता है, सिरा की दीवार, सिरा की दीवार आपकी होगी पतली। ठीक है बच्चा लोग, क्या होती है इसकी दीवार होती है पतली। अब आप सोचो, आपके शरीर से रुधिर प्रेशर के साथ बहता है, इतना प्रेशर के साथ बहता है कि अगर काट दिया जाए, उस धमनी वाले भाग को काट दिया जाए, तो रुधिर आपको 2-4-5 मीटर आगे जाकर के गिरता है। 2-4-5 मीटर आगे उसका ब्लड पंप करके वहां पर गिरता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी दीवार होती है मोटी। अब मोटी नहीं रहेगी तो रुधिर प्रेशर के साथ बहेगा तो फट जाएगी, है ना। रुधिर प्रेशर के साथ बहता है तो फटने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए इसकी दीवारें होती हैं मोटी। तो यहाँ पर जब प्रेशर की बात आती है तो यहाँ पर लिखेंगे रक्त दाब। हमारी जो धमनी होती है ना, धमनी में रक्त दाब कितना होता है? तो आप लोग याद रखना, 120 mmHg होता है बच्चों, mmHg होता है। Hg मतलब होता है यह आपका हीरे का पारे का प्रेशर होता है हमारे रक्त में। ठीक है, तो रक्त का प्रेशर जो होता है, रक्त का प्रेशर पारे में 120 होता है। ठीक है, तो अब दूसरे की बात करेंगे, जो सिरा वाला भाग होता है इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होता होगा, तो इसका प्रेशर याद रखना आप लोग। जब इसका रक्त दाब की बात करेंगे, सिरा की रक्त दाब की बात करेंगे सिरा में, तो रक्त दाब सिरा में कितना होता है? तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर होता है 80 mmHg। ठीक है बच्चों, 80 mmHg होता है, ये आपके सिरा का रक्त दाब होता है। तो प्रश्न पूछता है कि हमारे मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो आप लोग बताओगे कितना? 120/80। कितना बताओगे? तो याद रखना 120/80 mmHg। 80 mmHg होता है ये आपके सामान्य मनुष्य का रक्त दाब, नॉर्मल प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे होता क्या है? अब आगे होता क्या है कि अगर हमारे शरीर का जो रक्त दाब होता है ना, कभी कभी बढ़ जाता है,
कभी कभी होता है कि ना बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने पर भी प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ेगा तब भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़ जा रहा है तो प्रॉब्लम हो जा रही है, घट जा रहा है तब भी प्रॉब्लम हो जा रही है। होता क्या है कि हमारे शरीर का अगर हम नॉर्मली जो एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा रक्त दाब थोड़ा सा घट जाता है, या फिर कोई मेहनत नहीं करेंगे, दिन भर सोते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का रक्त दाब थोड़ा सा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा घट जाता है। उसी को कहते हैं इनका बीपी घट गई है, बीपी कहते हैं ना घट गई है। तो करते क्या है, इनको थोड़ा सा ऐसा चीज खिलाया जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाए। तो बीपी बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक खाते हैं ज्यादा, थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसी वजह से उनके शरीर का रक्तदाब थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जब बात आती है रक्तदाब घटाने की, तो चीनी थोड़ा सा कम कर दो, ऑटोमेटिक रक्तदाब आपका घट जाता है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, अगर हमारे शरीर का रक्तदाब ज्यादा बढ़ गया तो करना क्या है, उसमें होता क्या है। तो जो रक्तदाब बढ़ता है वो 120 नहीं होता है, रक्तदाब बढ़ने पर हमेशा याद रखना बच्चों, ये आपका हो जाता है 140, कितना हो जाता है 140 या 50 या 60 ऐसे हो जाता है। 140 बटे यहाँ पर 80 की जगह पर 90 हो जाता है, कभी कभी 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर, कहने का मतलब अगर बढ़ रहा है तो 80 से ऊपर जाएगा हमेशा। यहाँ पर 90 है, 100 हो सकता है, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। जितना जिसका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता है वो आम बात है। ठीक है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो इसको कहेंगे हम ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो याद रखना, उसको हम डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं हाइपर टेंशन। जब रक्तदाब बढ़ेगा तब उसको कहेंगे हाइपर टेंशन। तो याद रखना, इसको क्या कहेंगे बच्चों, हाइपर टेंशन। लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपका हाइपर टेंशन। ठीक है, कहते हैं बहुत ज्यादा टेंशन आ गए हैं, तो टेंशन याद रखना, हाई जब ब्लड प्रेशर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तब होगा हाइपर टेंशन। लेकिन जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, तो लो कहने का मतलब इससे नीचे होना चाहिए, है ना। ये आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जब नीचे होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 110। कहने का मतलब है कि 120 से नीचे रहेगा, चाहे जितना रहे, चाहे जितना ब्लड प्रेशर है 120 से नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखे ऊपर वाला जो धमनी वाला भाग है इसका 120 110 रहेगा, और जो सिरा वाला होता है यहाँ पर 70 लिख दे रहे हैं। 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति की स्थिति है वैसे उसका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल हम लोगों की बात करेंगे, अभी हम लोगों की भी बात बता दे रहे हैं कि उनका हम मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। यहाँ पर ये हाइपर टेंशन है, तो इसको भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, है ना। तो इसको कहते हैं बच्चों हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। याद रखना, अगर रक्तदाब कम हो रहा है तो इसको कहेंगे हम हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन कहेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, कि रक्तदाब अगर हमारे शरीर में नॉर्मल है तब तो हमारा शरीर का रक्तदाब होगा 120/80। अगर हम युवाओं का, जितने भी यंग एज में बच्चे हैं, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर रहना ही चाहिए ऊपर, थोड़ा सा हाई रहना ही चाहिए। जैसे कितना, अगर यहाँ से 10 बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना, अगर 10 बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 120 है तो 130 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहाँ पर 80 है, यहाँ से 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, चलेगा। क्योंकि हम लोग यंग एज में रहते हैं तो थोड़ा सा हमारे शरीर में ना थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रोसेस प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है ना तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, इतना एक्टिव रहेंगे कि सारे कार्य को निपटा देंगे बड़ी जल्दी से और थकेंगे कम। लेकिन जैसे ब्लड प्रेशर लो रहा तो मुरझाए रहेंगे, सुखाए रहेंगे, ऐसे हमेशा उंगाते रहेंगे, है ना। तो इसलिए उनका ब्लड प्रेशर कैसा रहना चाहिए, हम लोगों का ब्लड प्रेशर, अगर नींद नहीं आ रही है इसका मतलब ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, नींद आ रही तो इसका मतलब उंगाने ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो गया है। बात क्लियर हुई आप लोगों को कि हमारा ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगा तो दिक्कत है, हाई रहेगा थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, ये यंग एज में होता है ऐसा। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे में बेचारे लोगों को उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो ही आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम 4 पॉइंट समझ लिए कि रुधिर आपका शुद्ध होता है कहाँ पर, धमनी में। अशुद्ध रुधिर कहाँ बहता है, सिरा में। हृदय के जो धमनी होता है ये हृदय से रुधिर ले जाएगी पूरे शरीर में। सिरा जो होता है पूरे शरीर से रुधिर को लेकर आएगी कहाँ पर, हृदय में। ठीक है, हृदय के किस कक्ष में लेकर आती है, तो याद रखना पूरे शरीर से रुधिर लेकर आएगी तो आपके दायां अलिंद में लेकर आएगी। ठीक है, कौन से अलिंद में बच्चों, दाएं अलिंद में लेकर आएगी। लेकिन जब ये पंप कर रहा है हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है तो ये बाएं नीले से, कहां से, बाएं नीले से पूरे शरीर में रुधिर को पंप कर देती है।
अब यहाँ पर बात करते हैं, धमनी की दीवार इसकी मोटी होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ बहता है तो इसलिए इसकी दीवार होती है मोटी। और प्रेशर कितना रहता है, 120/80 mmHg, ठीक है, 120 mmHg रहता है। यहाँ पर सीरा की दीवार पतली होती है तो रक्तदाब इसमें प्रेशर के साथ नहीं बहता है, 80 mm प्रेशर के साथ, कम प्रेशर के साथ बहता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये जो धमनी वाला भाग होता है बच्चों, ये जो धमनी इसके रक्तदाब की तो बात हो गई, और यहाँ पर सिरा की दीवार देखिएगा। अब यहाँ पर जो धमनी की रक्तदाब नॉर्मल होता है 120 होती है, ठीक है, इसकी दीवार होती है मोटी। अब इसमें मुख्य रूप से आता है कि कलर, इसका रंग जो होता है, नहीं रंग की पहले इसमें हम लिख दे रहे हैं कपाट, मतलब कि वाल्व। इसमें धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाल्व रहित या फिर कपाट रहित लिख दे रहे हैं, कपाट रहित, ठीक है। इसकी जो दीवारें होती है कपाट रहित होती है, अर्थात इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। रहित मतलब होता है नहीं पाया जाएगा, उपस्थित ही नहीं रहेगा, अनुपस्थित हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कपाट इसमें पाया जाता है। कौन सा कपाट पाया जाएगा, तो लिखेंगे अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाएगा, ठीक है बच्चा लोग, अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाएगा। अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित रहता है, कपाट उपस्थित रहता है, क्लियर है, उपस्थित रहता है। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, उपस्थित रहता है। यहाँ पर कपाट क्यों नहीं पाया जा रहा है, उसका कारण क्या है कि रुधिर प्रेशर के साथ बह रहा है तो रास्ते में रुकावट आएगी तो तोड़ फोड़ देगा, कहीं मतलब कि कहीं नसें उसे फट जाएगी, है ना, तो रुकावट नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रेशर के साथ बह रहा है। अब ये बहुत धीमे धीमे बहता है, इतना मतलब आराम से जाएगा, मुड़चुकान जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद वापस ना जाए, वापस ये मतलब कि हमारे शरीर से ऊपर से नीचे, मतलब कि नीचे से ऊपर तो आ रहा है, जो सिरा होती है अशुद्ध रुधिर को नीचे से ऊपर तो ला रहा है, कहीं ये वापस ना चला जाए, इसलिए बीच बीच में क्या होगी, इसमें अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब अगले देखेंगे, ये जो हमारी धमनी होती है ना बच्चों, रक्त इसमें प्रेशर के साथ तो बह रहा है, तो अगर ये शरीर से ऊपरी त्वचा पर पाया जाएगा, कहने का मतलब ऊपर पाया जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा हमेशा धड़कती रहेगा, हमेशा हमारे नसें क्या होगी, उछलती रहेंगी, कूदती रहेंगी, है ना। ये उछले और कूदे ना, इसीलिए हमारी जो धमनी होती है ना थोड़ा सा गहराई में पाया जाता है, तो लिखेंगे क्या, धमनी जो होता है गहराई में पाया जाता है ना, यहाँ पर लिखेंगे ये गहराई में उपस्थित होती है, ये गहराई में पाई जाती है, ठीक है बच्चों लोग, ये आपकी गहराई में पाई जाती है, गहराई में उपस्थित होती है, उपस्थित होती हैं। अब आगे देखेंगे, जब ये गहराई में है स्थित, उपस्थित है, तो यहाँ पर लिखेंगे उपस्थित, ठीक है। जब ये गहराई में उपस्थित है तो ये आपकी कहाँ पर रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये इसमें प्रेशर के साथ हो तो जा ही नहीं रहा है, आराम से ब्लड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे त्वचा के ऊपरी सिरे पर पाई जाएगी, ठीक है, हमारे त्वचा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्वचा के ऊपरी सिरे पर, ठीक है, ऊपरी सिरे पर पाई जाएगी, ठीक है बच्चा लोग, त्वचा के ऊपरी भाग में पाई जाएगी, एक तरह ऊपरी भाग में पाई जाती है, स्थित रहता है, ठीक है। अब आगे ध्यान देना यहाँ पर कि जो धमनी होती है बच्चों, इसमें रुधिर आपका प्रेशर के साथ बहता है। बात करेंगे हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दोनों में रुधिर बह रहा है, दोनों में रुधिर बह रहा है, धमनी में भी रुधिर बह रहा है, सिरा में भी रुधिर बह रहा है, तो इसकी कोई ना कोई पहचान होगी। तो पहचान आप लोग याद रखना, इसकी धमनी की जो दीवारें होती है ना, इसकी जो दीवार होती है बच्चों, इसकी जो दीवार होती है उसका रंग, सॉरी यहाँ पर रंग लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, रंग जो होगा इसका, ये रंग जो होगा इसका गुलाबी या लाल रंग का होगा, ठीक है, कैसा होगा, गुलाबी या लाल रंग की दीवारें इसकी होती हैं। अधिकांश आप लाल रंग ही देखेंगे, लेकिन सिरा की दीवार की बात करेंगे तो इसके रंग की बात करेंगे तो इसका जो रंग होता है ये बैगनी होगा, बैगनी हो सकता है, हल्का बैगनी याद रखना, ठीक है, ज्यादा बैगनी नहीं, ऐसा नहीं कि फिर बैगन के जैसे ही दिखाई दे आपका रंग, तो बैगनी हो सकता है, या फिर हल्का कैसा हो सकता है, ये नीले रंग का हो सकता है, ठीक है, हल्का बैगनी या फिर हल्का नीला रंग का हो सकता है। क्लियर है, इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि रंग देख लिए इसका। अब इसकी बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन तो पाया जा रहा है, तो इसमें पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो इसमें भी पाया जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन
इसमें कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो यहाँ पर पाया जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, धमनी में आपका पाया जाएगा ऑक्सी, धमनी में पाया जाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाएगा बच्चों। और उसमें की बात करते हैं, सीरा की बात करते हैं, तो सीरा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है ना, सीरा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो वहां पर आपका जो रुधिर होगा वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। कौन सा, तो याद रखना यहाँ पर कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है जी, इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर समझ गए कि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन से याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखना, इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जिसमें आपका अशुद्ध रुधिर होता है, धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है, जबकि पूरे शरीर में जितनी धमनियां हैं उन सब में कैसा रहता है, रुधिर शुद्ध रहता है। लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, उसको भी आपको लिखवा दे रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं इरेज, इसको करते हैं हम इरेज। अब हम उसको लिख देते हैं लास्ट वाले को। देखो, इस धमनी का लिखेंगे अपवाद, क्या लिखेंगे बच्चा लोग, इसका लिखेंगे हम अपवाद। वैसे आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको हार्ट वाले टॉपिक में, जितना भी हार्ट वाला टॉपिक था उसमें आपको बताए हैं कि एक्चुअल में जो धमनी होता है, जो पल्मोनरी धमनी होता है, फुफ्फुस धमनी होता है, उसमें वास्तव में अशुद्ध रुधिर जाता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपवाद, इसका लिखेंगे हम अपवाद। अपवाद में क्या रहेगा, अपवाद में क्या रहेगा, तो आप लोग अपवाद रखना फुफ्फुस, अपवाद में याद रखना बच्चों फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होती है आपकी, ये इसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, फुफ्फुस धमनी में आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, क्या, पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सीरा की। तो सीरा में याद रखना बच्चा लोग, सीरा में जो अपवाद होगा इसको हम कहते हैं फुफ्फुस, इसको हम कहेंगे फुफ्फुस, हाँ जी फुफ्फुस सीरा कहेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे फुफ्फुस सीरा। अब ये फुफ्फुस सीरा जो होता है ना, इसमें आपका रुधिर कैसा रहेगा, तो रुधिर इसमें शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर आपका फुफ्फुस सीरा में होता है। अब फुफ्फुस सीरा को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन इसको हम कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें कैसा रुधिर रहता है, तो इसमें याद रखना इसमें अशुद्ध रुधिर रहता है। कैसा रहेगा इसमें रुधिर, अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। कहाँ पर, तो याद रखना फुफ्फुस धमनी वाले भाग में हमारा अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। डन डन डन। इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है प्लीज कमेंट करिएगा, हाँ उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना जी। अब आगे देखते हैं इसके बाद वाला पॉइंट। इसके बाद वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, हम उसको समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, जिन बच्चों को समझ में ना आया हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब हम बात करते हैं केशिका के बारे में। इसको पहले करेंगे हम इरेज, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका कर देते हैं हम इरेज। तो देखिएगा आप लोगों को हम क्या क्या बता दिए कि हमारी जो धमनी होती है बच्चों, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, हट्टी कट्टी मुस्टंडी होती हैं। क्या सब में यही दीवारें होती हैं, तो हाँ सब में ऐसी ही दीवारें होती हैं, थोड़ा सा मोटी होती हैं। ठीक है, जब बात करते हैं सिरा की, तो सिरा की दीवारें आपकी पतली होंगी, टिड्डी पुड्डी होंगी, लचीली होंगी, और ये हमारे शरीर की त्वचा के ऊपरी सिरे पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आप लोग देखते हो, कभी ध्यान से देखे होंगे, तो डॉक्टर आपके धमनी वाले भाग में छेद नहीं करते हैं, मतलब सुई लगाते वक्त धमनी वाले भाग में छेद नहीं करते हैं, है ना। जैसे सुई डॉक्टर ऐसे चढ़ाए भोंक देते हैं ऊपर है, ऊपर क्यों भोंकते हैं, अगर इसको अंदर गहराई में भोंकेंगे
तो धमनी में प्रेशर बहुत तेजी से आता है, तो जितना भी रुधिर अंदर जाना रहेगा, दवा अंदर जानी रहेगी, वो उतना रुधिर आपका सुई में ही चढ़ाएगा। ठीक है, सुई में ही रुधिर आपका बह आएगा, चला आएगा। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहाँ पर लगाते हैं दवा कहाँ पर लगाते हैं सुई? तो ऊपर वाले सिरे पर, जितनी भी ऊपर वाली नस होगी ना सिरा वाली, इसमें आपकी दवा लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धमनी और सिरा की दीवारें जो होती हैं। तो यहाँ पर हम एक दीवार बना दे रहे हैं, यहाँ पर पहले हम सिरा की दीवार बना दे रहे हैं। ठीक है, ये सिरा की दीवार हो गई बच्चा लोग। उसमें बताए थे अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, और इसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पर धमनी वाला भी, है ना। क्या बना दे रहे हैं यहाँ पर? धमनी वाला भी बना दे रहे हैं। ओके जी, बना दे रहे हैं हम धमनी वाला को भी हम इसमें बना दे रहे हैं। इसकी दीवारें आपको बताए हैं कि मोटी होती हैं, इसकी दीवारों को हम हट्टी कट्टी थोड़ा सा ठीक ठाक बना देंगे, है ना। क्योंकि दीवारें मोटी होती हैं तो इसकी दीवारें को हम मोटी कर देंगे। अब मेरी बात सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, ये तो आपकी धमनी हो गई, क्योंकि इसकी दीवारें कैसे हो रही है, आपको लाल दिखाई दे रही हैं। ये आपकी सिरा वाला है, तो सिरा की दीवारें आपको नीली दिखाई दे रही है ना। तो सिरा की दीवारों को में रुधिर यहाँ से बह रहा है, रुधिर यहाँ से बह रहा है। अब यहाँ से धमनी वाले से बहता जाएगा, जब भी एक्सचेंज होगा तो सिरा वाले में ऐसे बहेगा, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट इसमें पाया जाता है बच्चा लोग। अर्धचंद्राकार का कपाट आपके सिरा वाले भाग में पाया जाएगा। अब ये अर्धचंद्राकार कपाट करेगा क्या? रुधिर को यहाँ से जाने देगा, रुधिर को यहाँ से जाने दे रहा है। लेकिन सोचो कि ब्लड प्रेशर के साथ नहीं बहता है। अगर ये वापस आने लगा, बाय चांस कभी ना कभी वापस आने लगा, तो दन से ये कपाट क्या होगा? बंद हो जाएगा। तुरंत ये कपाट आपका लॉक हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, इसमें चिपक जाएगा। अब जो भी ब्लड आएगा वापस इसमें जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉक लग गया है ना। तो यह वाल्व लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसमें रुधिर प्रेशर के साथ नहीं बहता है। डन डन डन, इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इतनी सी बात तो हो गई है ना। अब आगे ध्यान से देखना, हम आगे इसमें देख लेते हैं कि आपका एनसीईआरटी क्या कह रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कहाँ गया? धमनी और सिरा, लसिका वाहिनी हो गई, रक्तदाब केशिकाएं, सिरा, रुधिर वाहिनी। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये आपकी क्या? रुधिर वाहिनी। रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। किसके द्वारा पंप होता है? अभी आपको बताएं, हृदय के द्वारा पंप होता है। होता हुआ पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। किसमें? मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर लगातार कंटिन्यूअसली बहता रहता है। आपको बता दिया ना कि रुधिर हमेशा बहता रहता है 24 घंटा। अगर बाई चांस रुक गया तो हम लोग रुक गए। अगर रुधिर रुक गया, एक जगह पर स्थिर हो गया, तो हम लोगों को ऑक्सीजन मतलब कि ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी। ऊर्जा देने का मुख्य कार्य कौन कर रहा है? आपका जो रुधिर होता है, ये ऑक्सीजन लेकर जाता है, कोशिकाओं में दे देता है। तो कोशिकाएं हमारे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन करके माइटोकॉन्ड्रिया आपका 38 एटीपी का निर्माण कर देता है और हम लोगों को ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया काम कब करेगा? जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसको ग्लूकोज मिलेगा तब तक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आवश्यकता उसको होती है। आगे देखेंगे, रक्त संचरण में रुधिर वाहिनियों के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 मुख्य, अभी आपको बताए थे, है ना। पहला भाग है धमनी। धमनी को हम आर्टरीज की कहते हैं। आर्टरीज, देखो यहाँ पर आर्टरीज लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन रूप में है, लेकिन जब सिंगुलर की बात करेंगे तो आर्टरी लिखेंगे। जैसे आपके अभी आपको बताया ना आर्टरी, तो वहां पर आर्टरी होती है। ठीक है, तो धमनियां रुधिर को हृदय से कहाँ से ले जा रही हैं? हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती हैं और विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचा देती हैं। कहाँ पर? अंगों में या फिर ऊतकों में पहुंचा देती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड, आपका क्या कहते हैं उसको? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें ना यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। क्या? रुधिर को हृदय से दूर ले जा रही है ना। यहाँ पर सोचो, हमारे हृदय में रुधिर आकर के एकत्रित होता है। अब यहाँ से रुधिर को ले जा रहा है हमारे दाहिने हाथ में, रुधिर को ले जा रहा है बाएं हाथ में, रुधिर को ले जा रहा है ऊपर वाले भाग में, रुधिर को ले जा रहा है पैर में। तो क्या हृदय से दूर जा रहा है कि नजदीक? तो आप समझ गए होंगे ना कि आदर्श रूप से इन्हें हम कह सकते हैं, वाहिनी के रूप में कह सकते हैं कि जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें मुख्यतया ऑक्सीजन युक्त
शुद्ध रुधिर होता है। क्या बोले हम, ऑक्सीजन युक्त, बोले तो CO2 सॉरी O2 युक्त, O2 से युक्त होती है, शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, केवल फुफ्फुस धमनी में इसका अपवाद होता है। फुफ्फुस धमनी आपको बता दिया अभी कि इसका अपवाद क्या है, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं इसको, इसका अपवाद है, इसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। डन डन डन। ठीक है, अब देखना आगे, ये तो हो गया हमारा धमनी वाला भाग, है ना। धमनी में आपने समझ लिया कि इसमें शुद्ध रुधिर बहता है। आपके सिरा में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा सिरा में भी देख लेते हैं, उसमें कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध बहता है कि अशुद्ध बहता है, उसकी भी हम क्वालिटी को मैच कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर सिरा, इसको हम वेन कहते हैं और प्लूरल फॉर्म है इसको, इसलिए इसको कहेंगे वेन्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सिराएं शरीर के सभी अंगों से, कहाँ पर, सभी अंगों से, ऊतकों से रुधिर को कहाँ पर ले आ रही है बच्चों, वापस हृदय में लेकर आती हैं। कहाँ से बोले हम, शरीर के समस्त भागों से हृदय में रुधिर को ले आती हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा, अतः आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय के पास लाती हैं। सोचो, हमारे पूरे शरीर में रुधिर को लेकर गया था धमनी, धमनी पहुंचा करके तो वो भाग, उसका काम खत्म हो गया। अब वहां पर तो पहुंचा दिया, वहां से वापस भी तो लाना चाहिए ना हृदय में, ताकि दोबारा उसको पहुंचाया जा सके। तो क्या करेगी सिरा, वहां से पूरे शरीर से जितनी भी अशुद्ध रुधिर होगा, उन सभी अशुद्ध रुधिर को पकड़ेगी, खींचते 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 लाएगी हमारे हृदय में, फिर से डाल देगी। ठीक है बच्चा लोग, तो इस सोचो कि वो रुधिर को कहाँ पर, हृदय के समीप लेकर आ रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि हृदय के पास लाती हैं। इनमें जो होता है CO2 युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। अनाक्सीकृत मतलब होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, उसको हम कहते हैं अनाक्सीकृत रुधिर पाया जाता है, या फिर इसको अशुद्ध रुधिर कह सकते हैं। फुफ्फुसीय सिरा जो होता है, फुफ्फुस सिरा फिर पल्मोनरी वेन जो होता है, इसका अपवाद के रूप में इसको हम जानते हैं। इसका अपवाद क्या है बच्चों, तो याद रखना, फुफ्फुस सिरा इसका मुख्य अपवाद है। क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हम इसका एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर 9 पॉइंट इसका हम अच्छे से आपको हम बता दिए हैं धमनी और सिरा के बारे में। ठीक है, अब बात आती है केशिका की, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में केशिका हमारी करती क्या है। ये देखिएगा, केशिका को हम कहते हैं कैपिलरी, क्या कहते हैं, अब बहुत सारी केशिकाएं रहेंगी, उसको हम कैपिलरीज कह देंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो ये धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली महीन नलिकाएं होती हैं, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में व्यवस्थित रहती है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहीं से आपका मेन पॉइंट चालू होता है, किसके बारे में, धमनी और सिरा के, सॉरी, जहाँ पर धमनी और सिराएं मिलती हैं। सोचो, यहाँ हमारे हाथ से जो होता है, हृदय से पूरे शरीर से रुधिर लेकर जा रहा है। ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए धमनी लेकर जा रहा है। अब धमनी यहाँ पर पहुंचा दिया। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चा लोग। हाँ जी, ठीक है बच्चा लोग, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, जो केशिकाएं होती हैं, ये धमनी और सिरा दोनों एक जगह पर मिलती हैं। मान लेते हैं धमनी जो होती है ये लेकर गई, पूरे हमारे हृदय से रक्त को लेकर गई हाथों में, अगर वहां से कोई वापस नहीं लेकर आएगा तो क्या लगातार वहां पर भरता रहेगा और भर जाएगा, तो पता लगा इतना बड़ा कि हमारा हाथ गुब्बारे जैसा फूल जाएगा, है ना। लेकिन वहां से लेकर आने के लिए कोई काम करता है, तो जो लेकर आने के लिए काम करता है उसको कहते हैं हम सिरा। अब सिराएं तो लेकर आती हैं, ठीक है, सिराएं लेकर आती हैं, तो सोचो कि जहां पर ये धमनी लेकर गई और सिरा लेकर वापस है, तो कहीं ना कहीं धमनी सिरा को देगी, तभी तो वापस लेकर आएगी ना। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ये धमनी है, लेकर जा रही है रुधिर को, कहाँ पर, धमनी लेकर जा रही है हमारे पूरे शरीर से, पूरे हृदय से शरीर में रुधिर को लेकर जा रही है। ठीक है, अब रुधिर को लेकर चली गई, अंगों में पहुंचा दी। अब वहां से क्या करेगा, सिरा वापस आएगा, सिरा लेकर उसको वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों, इस रुधिर को, ये जो रुधिर बह रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर ये दोनों मिलेंगी, है ना, कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिलेंगी। बोलोगे हाँ सर, जब तक मिलेंगी नहीं तब तक रुधिर का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ठीक है, अब इतना बात समझ में आ गई तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो धमनी और सिरा दोनों का अंतिम स्थान, क्या बोले हम, धमनी और सिरा, इन दोनों का अंतिम स्थान या अंतिम स्टेशन बोल सकते हैं इसको हम, जहां पर ये दोनों मिलती हैं, इस स्थान को हम कहते हैं केशिका।
क्या कहेंगे इसको हम, केशिका कहेंगे इसको हम, जहां पर ये दोनों मिलती हैं। अब यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर केशिका जाल, कहीं पर केशिका जाल लिखा होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिएगा, ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में व्यवस्थित रहती है ना। तो यहाँ पर एक जाल बनाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़े स्तर पर इसको हम विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे से। एक साइड में हम लेकर गए धमनी, ये है सिरा वाला भाग, सिरा वाला भाग है ना, ये है सिरा वाला भाग बच्चों। अब ये सिरा वाला भाग क्या करेगा, कहीं न कहीं से ये रुधिर में ये क्या बोलते हैं, जाल जैसे संरचना को बनाना चालू करेगा। ठीक है, हाँ जी, बनाना तो चालू करेगा। तो हम इसको हम बना दिए हैं जाल जैसे संरचना। अब ये भी तो हो गया, ये तो हो गया आपका सिरा वाला भाग। अब यहाँ से आएगा आपका धमनी वाला भाग। ठीक है, ये जो धमनी वाला भाग रहेगा, ये धमनी वाला भाग भी कहीं ना कहीं आपके सिरा वाले भाग से मिलेगा। तो जहाँ से दोनों भाग मिलते हैं, रुधिर का क्या बोलते हैं, रुधिर का आदान प्रदान करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध का आदान प्रदान करते हैं, इस वाले स्थान पर एक जाल बन रहा है, एक यहाँ पर जाल बन रहा है। बोलोगे हाँ सर, एक जाल जैसे तो कुछ दिख रहा है। एक साइड आपका नीला वाला है, तो जिस साइड इसको नीला वाला रहता है इसको कहते हैं हम सिरा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिरा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिरा लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, धमनी। ठीक है, इसको लिखेंगे हम धमनी। अब धमनी से रुधिर आ रहा है, धमनी से रुधिर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कहाँ तक पहुंचा दिया, ऊतकों या फिर अंगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिरा क्या करेगा, सिरा इस रुधिर को पकड़ेगा, यहाँ से उठाएगा और लेकर जाएगा। कहाँ पर लेकर जाएगा, कहाँ पर लेकर जाएगा, तो ये लेकर जाएगा आपके हृदय में। ठीक है, कहाँ पर ले जाएगा बच्चों, इसको ले जाएगा हृदय में। ठीक है, यहाँ से हृदय से रुधिर आता है, यहाँ से वापस हृदय में जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है। ये कहने का मतलब है हृदय से रुधिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है हृदय में। ये एक ही स्थान पर नहीं होता, हमारे पूरे शरीर में। जैसे यहाँ से एक नली गई, लेकर पहुंचा दिया, फिर वहां से वापस लेकर आएगी, है ना। इस हाथ में भी लेकर जाएगी, वापस पहुंचा देगी, पैर में भी लेकर जाएगी, वापस लेकर आएगी, सिर में भी जाएगी, वापस लेकर आएगी, फेफड़े में जाएगी, वापस लेकर आएगी। हर जगह पर आपके धमनी और सिराएं पाई जाती हैं। अर्थात हमारा जो केशिका वाला होगा, क्या बोले हम यहाँ पर, केशिका वाला होगा, ये आपके शरीर के अंतिम छोर पर हमेशा पाया जाएगा। डन डन डन, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, वास्तव में अंगों में पहुंचकर जो धमनियां होती हैं, धमनियां धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, तथा अंत में पतली पतली केशिका में बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी धमनिकाएं जुड़कर सिरकाएं, फिर सिराएं बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर सिरकाएं लिखा है, यहाँ पर धमनिकाएं लिखा है। ठीक है, इनको हम भी बता दे रहे हैं अभी आपको अच्छे से। तो उसके लिए हमें ब्लैंक पेज चाहिए, उस ब्लैंक पेज में हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इनकी पतली दीवार से अपशिष्ट एवं पोषक पदार्थ तथा गैसों का, CO2 का विनिमय होता है। यहाँ पर इस वाले भाग में क्या होगा, जो भी ये ऑक्सीजन लाया रहेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ देगा, O2 को आपके अंगों में छोड़ देगा। अब यहाँ से जो भी अंगों में आपका CO2 बना है, मान लेते हैं नीचे से, तो यहाँ पर जो CO2 बना है वो CO2 को ये पकड़ लेगा। अब यहाँ से रुधिर आपका हो गया कैसा, अशुद्ध। यहाँ तक था आपका रुधिर शुद्ध। जब तक ऑक्सीजन इसके पास मिला रहेगा तब तक शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन हटा तो रुधिर आपका अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात सभी बच्चों लोगों को समझ में आ गई या फिर नहीं? अगर आ गई तो एक बार थम्स अप कर देना, और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों इसका प्रश्न दोबारा पूछना, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो धमनी, ये इसको हम कर दे रहे हैं इरेज। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य रूप से जो धमनिका होती है, धमनी, छोटी धमनी, बड़ी धमनी, इसके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिएगा इसको हम, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है, रक्तदाब हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे आपको, लसिका वाला भी पढ़ाना है, लसिका भी बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग रेडी हो जाइए। हाँ जी, देखना, सबसे पहले आपका रहेगा हृदय। क्या रहेगा बच्चों, हृदय रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका हृदय रहेगा। तो ठीक है जी, हम यहाँ पर हृदय को बना दिए। अब हृदय से एक ऐसी वाहिनी होगी जो रक्त को लेकर जाएगी। ठीक है, तो ठीक है सर, यहाँ से रक्त को हम वापस
यहाँ से रक्त को हम भेज रहे हैं। अब भेज रहे हैं कि सबसे पहला स्थान, जो सबसे पहला स्थान होगा तो हम इसको कहते हैं, रुकियो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा महाधमनी, ठीक है, क्या आएगा, महाधमनी, महाधमनी। तो ये हो गया आपका महाधमनी, क्योंकि सबसे पहले हृदय से जब बाहर रक्त निकलता है तो महाधमनी से होकर ही निकलता है, ठीक है। महाधमनी हो गया। महाधमनी से आएगा आपका धमनी में, ठीक है बच्चों, महाधमनी से आएगा रक्त आपका धमनी में। उसके बाद धमनी के बाद आएगा छोटी धमनी में। कहाँ पर आएगा, छोटी धमनी में, छोटी धमनी में। अब ये छोटी धमनी से रक्त आपका जाएगा कहाँ पर, तो याद रखना धमनिका में, धमनिका में, धमनिका में आपका रक्त जाएगा। अब इस धमनिका से आएगा कहाँ पर, केशिका में। याद रखना कहाँ पर आएगा बच्चों, केशिका में आपका रक्त आता है, ठीक है। अब केशिका से वापस जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर धमनिका है तो यहाँ पर लिखेंगे सिराका या सिरकाएं लिखेंगे, लिखेंगे सिरकाएं, ठीक है बच्चों, सिराका या फिर सिरकाएं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो आप लिख देना, दोनों सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिरकाओं से आएगा बच्चों छोटी सिरा, यहाँ पर छोटी धमनी है तो नीचे आएगा छोटी सिरा, छोटी सिरा, ठीक है जी, छोटी सिरा। अब छोटी सिरा से कहाँ पर आएगा, तो बोल देना सर जी यहाँ पर धमनी है तो नीचे हो जाएगा सिरा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिरा हो जाएगा। अब इस सिरा से रुधिर आपका वापस आएगा कहाँ पर, यहाँ पर है महाधमनी तो यहाँ पर होगा महासिरा, क्या होगा, महासिरा, महासिरा, ठीक है बच्चा लोग, ये होगा आपका महासिरा। ध्यान देना, अब महासिरा से वापस ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, हृदय में। ये आपको एक चक्र जैसा लग रहा है कि नहीं, रुधिर महाधमनी में गया, फिर धमनी में गया, छोटी धमनी में गया, धमनिका में गया, फिर केशिका में गया, फिर सिराका में आया, केशिका से अशुद्ध हो गया, फिर केशिका सिराका में आएगा, फिर उसके बाद छोटी सिरा, सिरा, फिर महासिरा, ठीक है। यह एक लगातार कंटिन्यूअस चक्र चलता रहता है। अब इसको कहते हैं हम रुधिर का प्रवाह चक्र, क्या बोलते हैं, रुधिर प्रवाह चक्र, ठीक है, या फिर रुधिर मार्ग इसको हम बोल सकते हैं, रुधिर मार्ग। ये हमारा रुधिर कहाँ से कहाँ तक होता हुआ जाता है, ठीक है। पाथ इसको कहते हैं, रुधिर का पाथ, ब्लड पाथ, ठीक है बच्चा लोग। इसका ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई दिक्कत होती है इसमें तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक जो धमनी वाला टॉपिक था, धमनी वाले टॉपिक को खत्म कर दिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे कल, ठीक है। तो कल उसको हम लाइव चलाएंगे और अच्छे से आप लोग देखिएगा। अगर दिक्कत आती है, दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों को देखो वीडियो में अगर कभी भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं ना। और वैसे भी लाइव क्लास चलाते हैं तो लाइव क्लास में भी तो आप तो आराम से जितना भी डाउट आपके मन में रहता है तो तुरंत उसका आप लोग पूछ लेते हो, ठीक है। इसको करते हैं हम इरेज। मिलते हैं बच्चों कल, इरेज करके करें, अब इरेज करेंगे बाद में। मिलते हैं कल आपको फिर से 7 बजे करेक्ट टाइम पर लाइव क्लास चलाएंगे और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान देने का हम प्रयास करेंगे। और हो सकता है जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर क्या लोगे आप, एज यू विश, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। जैसा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को पढ़ाना और पूरा का पूरा हम आपको एफर्ट देंगे आपके अपने लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे कल वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।